आई वांट कि हमने जो पढ़ लिया 11 का उसको बैठ के एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है? क्योंकि तुम बोलते चले जाओगे और रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ किसी को कुछ याद नहीं रहता। देखो सच्ची बात है ना? भूल तो जाता है, सस्ता सच है। एक बार पढ़ा हुआ तो भूल जाता है, तो रिवीजन हमें करनी है, साथ में करनी है, ठीक है? चलो, यहाँ इतना बार हम कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स विच पार्ट? लिपिड। तो आज हम 13 पॉइंट दैट इज अ लिपिड, इसको खत्म करेंगे, ठीक है? ओके, आगे करेंगे जब तुम्हारी अब एक्स्ट्रा क्लास होगी। सो टाइमली आ जाना, मैं जल्दी से करा के तुम्हें छोड़ दूंगी, राइट? ठीक है जी। लिपिड छोटू है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है जी? तो लिपिड खत्म करते हैं और फिर एक पॉइंट डिस्कस करना है मुझे तुमसे। मुझे दिख तो जाए लिपिड कहाँ गया, ये रहा। तो लिपिड्स होते क्या? सबको स्क्रीन दिख रही है? मैं तुमको टाइम दूंगी लिखने के लिए, तब लिखना है, ठीक है? जो लाइन अंडरलाइन करूंगी उन लाइंस को क्लास में ही लिखना है और यही याद करके जाना है। छोटू सा लिपिड है, यहीं पे खत्म करके जाएंगे। सो व्हाट इज अ लिपिड? लिपिड वो सब चीजें हैं जो तुम रोज ही खाते हो। जैसे ऑयल में खाना पकता है तो वो सारे जो तेल होता है दैट इज लिपिड, ठीक है? अगर आप चीज खाते हो, म्योनीस खाते हो, उन सब में फैट होता है ना, फैट इज अ लिपिड, ठीक है? वैक्स, जैसे तुम्हारे ईयर में भी वैक्स होती है तो लिपिड, ठीक है? स्टीरॉइड्स आपकी बॉडी में हार्मोन है, जैसे हम सारी फीमेल्स हैं यहाँ पे मोस्टली, राइट? आई थिंक सब फीमेल्स बैठी है। तो एस्ट्रोजन इज अ स्टीरॉइड और हार्मोन। तो स्टीरॉइड हमारी बॉडी के अंदर भी है, दैट इज लिपिड, ठीक है? सो लिपिड। और सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया सेल। हमारी बॉडी सेल से बनी है। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी लिपिड से बनी है। तो मतलब हम सब पूरे के पूरे लिपिड से बने हुए हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो हमें लिपिड ही पढ़ना है और थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं। सो व्हाट आर लिपिड? लिपिड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि लिपिड इनसॉल्युबल है वाटर में। कैसे पता चलेगा? एक ग्लास ले लो पानी का, ठीक है? उसके ऊपर तेल डाल के देख लो, सरसों का तेल डाल लो, तो वो कहाँ मिलेगा तुम्हें? तेल मिक्स हो जाएगा? नो मैम। चाहे तुम चम्मच डाल के उसको घुमा दे, वो फिर भी छोटे छोटे गोलू में, देखना कभी उसको पानी में डाल दो, उसको ऐसे ऐसे कर देना, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा। बिसेल कहते हैं ना इसको। तो लिपिड कभी भी सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। अगर आप केमिस्ट्री में कभी पढ़ोगे इससे रिलेटेड कुछ, तो यू विल सी, आई थिंक आता है वहां पे। तो इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये लिपिड के साथ हम लिख सकते हैं दैट व्हाट इज अ लिपिड। लिपिड इंडिविजुअली इज अ माइक्रोमोलिक्यूल ना? यो मैम। तो इन लिपिड्स होते माइक्रोमोलिक्यूल है, मतलब इनका वेट कैसा होता है? लेस देन 800 18 to 800 18 to 800 डेल्टन। हाँ, इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, राइट? करेक्ट? थोड़ा रिकॉल हुआ? अंडरलाइन लाइंस को जो अंडरलाइन किया उसको फटाफट लिखो, लिखो लिखो। यही खत्म करेंगे क्योंकि 2 लेक्चर है, तुमको खुद से काम करने को मिलेगा नहीं। आधे बच्चों का मंडे को पेपर है, तो मैं खुद भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम बैठ के 11th पढ़ो भाई, तुम अपना बोर्ड्स का पढ़ो। तो यहीं पे खत्म करके चले जाओ। मैम इस यूनिट का पूरा नाम क्या है? बेटा बायोमोलिक्यूल्स। गुड मॉर्निंग। नहीं मैम, ये जो 800 के आगे लिखा है। डेल्टन। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। डन? यो मैम। मेरे को बताओ, मान लो तुम्हारे क्लास में होगी लड़ाई, क्लेश हो गया, तुमने एक दूसरे के बाल बाल पुट दिए हैं। अब तुम्हारे को तुम्हारी पेशी होगी प्रिंसिपल ऑफिस में। तो मान लो अब तुम जैसे भी जा रहे हो, किसी की एक चोटी है, किसी की 2 चोटी है, किसी ने पूरे ऐसे करेले बना रखे हैं, किसी ने नीचे खोल रखे हैं, किसी ने स्कर्ट के साथ टी-शर्ट थोड़ी अटका रखी है ना, अपने स्टाइल में रह रहे हो। लेकिन जब तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाओगे तो तुम कैसी शक्ल लेकर जाओगे? शरीफ मासूम, भोली भाली, है ना? मासूम से, है ना? मासूम प्यारे बच्चे चंपू से, है ना? ऐसे बाल अगर ऐसे उड़े होंगे, तुम ऐसे पकड़ के उसको सेट कर दो, ये चिपक जा मेरे सर से। तो लिपिड भी कुछ इसी तरीके के। तो लिपिड को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो बहुत डिविजन्स होती है, बायोकेमिस्ट्री बहुत बड़ी है, तुमको इतनी याद करनी है बहुत है, ठीक है जी? तो 3 कैटेगरी में हम लिपिड को डिवाइड करते हैं। एक है सिंपल, सिंपल मतलब भोले भाले। एक होते हैं कॉन्जुगेटेड और एक होते हैं डेराइव लिपिड, ठीक है? सिंपल, कॉन्जुगेटेड, डेराइव। तो तुमको ये देख के पता चल रहा है ना कि घोटाला किसमें होगा, मिलावट किसमें होगी? डेराइव एंड कॉन्जुगेटेड में, है ना? ओरिजिनल वाले एकदम सिंपल से छोटे छोटे से होंगे, राइट? तो सिंपल लिपिड्स 3 टाइप के हो गए।
सिंपल कॉन्जुगेटेड डेराइव, ठीक है। अब सिंपल लिपिड की भी आगे 3 टाइप्स है, ठीक है। तो 3 टाइप के सिंपल लिपिड्स हम पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं फैटी एसिड, एक को हम कहते हैं ग्लिसरॉल, और एक को हम कहते हैं ग्लिसराइड। अभी कोई नहीं लिखेगा, मैं लिखने का टाइम दूंगी, कान खोल कर सुन लो फिर लिख लेना। देखो, फैटी एसिड जब हम वर्ड यूज करते हैं, ये बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को लिपिड में कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलके लिपिड बनाते हैं या नहीं। देखो, जो लिपिड है ना, एकदम भोला भाला जो फैटी एसिड हम वर्ड बोलते हैं, फैटी एसिड भी लिपिड ही है, इट इज अ लिपिड, वो अकेला लिपिड है। अगर फैटी एसिड के साथ मैं ग्लिसरॉल को ऐड कर दूं ना, तो वो भी एक टाइप का लिपिड है, इस लिपिड को हम बोलते हैं ग्लिसराइड, ठीक है। तो ये भी लिपिड है, राइट। तो फैटी एसिड अकेला भी लिपिड है, तो अकेला फैटी एसिड इज ए लिपिड, ग्लिसरॉल भी एक वर्ड होता है जो अकेला लिपिड होता है, और ग्लिसराइड भी लिपिड होता है, ठीक है। तो ये तीनों इंडिविजुअली भी लिपिड है, पर एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट है। इतनी बात समझ आई? कंबाइन होता है बोल बोल बोल। हम जब फैटी एसिड जब कंबाइन होता है ग्लिसरॉल के साथ तो ग्लिसराइड्स बनाता है, यस। यस मैम। ठीक है। तो अगर मैं फैटी एसिड की बात करूं, एफए में मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी निमन से, अभी कोई नहीं लिखेगा, यहाँ देखना। तो फैटी एसिड का बेसिक अभी हम करेंगे इसको डिटेल में, यहाँ पे मैं इस शीट को क्लियर करना चाहती हूँ। फैटी एसिड बेसिक कैसे दिखता है? कोई भी आर ग्रुप, आर ग्रुप का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। हाँ, एनी नंबर ऑफ कार्बन, है ना, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, कार्बन ग्रुप्स लगाओ कितने मर्जी। तो आर ग्रुप के साथ तुम लगा लो COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आर एसिड लगता है तो हम उसको कहते हैं फैटी एसिड, दिस इज अ फैटी एसिड। क्लियर? ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल बहुत सिंपल होता है। अच्छा, ये फैटी एसिड अभी मत लिखना क्योंकि आगे ही आएगा, अभी मैं तुमको बस यह समझाना चाहती हूँ। ग्लिसरॉल कैसे होता है? ग्लिसरॉल होगा ट्राई मतलब 3 हाइड्रोक्सी मतलब OH मतलब 3 कार्बन अगर CH4 है, एक कार्बन है तो दैट इज मीथेन 2 कार्बन है तो, इथेन और 3 कार्बन है तो प्रोपेन प्रोपेन। दिस इज अ प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन। तो इस नाम का क्या मतलब है? 3 OH ग्रुप होने चाहिए और 3 कार्बन ग्रुप होने चाहिए, तो उससे बनता है ग्लिसरॉल। बेटा माइक बंद कर ले प्रिया, थैंक यू। तो 3 OH ग्रुप और 3 कार्बन ग्रुप होंगे तो वो प्रोपेन बनेगा, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, जिसी को हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ठीक है। तो कैसे बना दूं मैं? 1 2 3 कार्बन बना दो, ठीक है, उसके साथ तुम 3 OH ग्रुप लगा दो, ठीक है जी, राइट। इधर H ग्रुप भी होंगे पर वो हम मेंशन नहीं करते ना। तो ये हमारा हो गया प्रोपेन, यो मैम हाइड्रोक्सी, मैम और ये अकेला मॉलिक्यूल हमारा हो गया ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल। क्लियर है? मैम तो व्हाट इज ग्लिसराइड? ग्लिसराइड इज वेरी सिंपल। ग्लिसराइड इज, इसका फॉर्मूला होता है कि आप एक अल्कोहल लो और उस अल्कोहल के अंदर एसिड डाल दो। देखो, एक तो अल्कोहल, ऊपर से उसमें और एसिड डाल दिया, तो आपको क्या बनता वो मिल जाएगा? ईस्टर। एस्टर हाँ, एस्टर। तो अल्कोहल कौन सा है यहाँ पे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में से? ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल OH ग्रुप है ना, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है ये, है ना। तो आप ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड कर दो, क्या बन जाएगा? ग्लिसराइड। तो एस्टर्स आर नथिंग बट द ग्लिसराइड्स, ऐसे बनते हैं। क्लियर? यो मैम तो एग्जैक्टली ऐसे ही अपने कॉपी पे लिख लो। इसलिए ग्लिसराइड्स को हम एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ये इसके साथ की लाइन है, नब्बे से लिखो। बेटा इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता, साथ साथ में लिख रही होगी तू, साथ साथ में मत लिख, समझ नहीं आएगा फिर।
चलो जी, डन। यो मैम। यो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक लाइन है जिसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, दैट मोस्ट फैट्स एंड ऑयल आर ट्राइग्लिसराइड। मोस्टली फैट्स और ऑयल जो होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। इसका मतलब अभी समझते हैं। पहले मुझे बताओ ग्लिसरॉल को कैसे लिख सकते हैं? दूसरा नाम क्या है इसका? ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन। ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन। गुड। और फैटी एसिड का फॉर्मूला COOH। RCOH। आर ग्रुप खा गए यो है ना, RCOOH। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी बस इतनी लाइन लिखेंगे, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं, अभी आगे आएगा। पहले करते हैं फैटी एसिड। तो देखो अब हम इस वाले चार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो पहले हम करेंगे फैटी एसिड, ये वाला पार्ट। ओके, इसको पढ़ रहे हैं। क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं? फैटी एसिड्स क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा, सेम है। फैटी एसिड हैज एन कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज COOH ग्रुप, जो अटैच होता है किससे? आर ग्रुप से। किसी आर ग्रुप से अटैच होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसे फैटी एसिड कहते हैं। जैसे कि ये COOH, दिस इज नथिंग बट ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना। और ये वाला जो है हमारा, दैट इज एन आर ग्रुप, राइट। गुड। अब ना ये क्या कह रहे हैं, जो आर ग्रुप होता है ना वो कुछ भी हो सकता है। वो मिथाइल हो सकता है 1 कार्बन वाला, वो इथाइल हो सकता है 2 कार्बन वाला, या फिर वो हायर नंबर ऑफ कार्बन का हो सकता है। तो वो एक लाइन लिखता है एनसीईआरटी, जिससे क्वेश्चन आ जाता है कि जो आर ग्रुप है उसमें कितने कार्बन हो सकते हैं। तो ये आर ग्रुप कैन है 1 to 19 कार्बन। 1 कार्बन का भी हो सकता है आर ग्रुप, और 19 कार्बन का भी हो सकता है आर ग्रुप। ये बात क्लियर सबको? यो मैम। ठीक है। अब इसके 2 एग्जाम्पल्स। तो आप देखो ये वाला, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर ए। एग्जाम्पल नंबर ए देख के बताओ मुझे कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 2 नंबर ऑफ कार बेटा 15 कहाँ जाए? 15 ये 14 है ना, 16 कार्बन 14 है, तो ये कार्बन 14 10 से 14 कार्बन प्लस ये 15 कार्बन। अब जब आप फैटी एसिड काउंट करते हो ना, तो फैटी एसिड में COH का कार्बन काउंट होता है। जनरली आप COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं करते हो, लेकिन फैटी एसिड्स में करते हो। तो ये नोट लिखना है हमें, अभी नहीं, रुक के। दैट COH, ओके सॉरी, एक नोट हम लिखेंगे, कार्बन ऑफ, अभी नहीं लिखेंगे, COH इज काउंटेड, इसको काउंट करेंगे हम। ठीक है जी। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं ये देखो ए वाली फिगर, तो ये 14 कार्बन, ये 15 कार्बन और ये 16 कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 16। 16 कार्बन है। अब मैं इसी को एक ऐसे तरीके से लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। CH3 CH2, इसको मैंने लिख दिया 14 COOH। तो मैं इसे ऐसे भी तो कह सकती हूँ कि ये मेरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये पूरा का पूरा मेरा आर ग्रुप है। बन गया ना मेरा फैटी एसिड। ये कौन सा फैटी एसिड होता है? दिस फैटी एसिड इज नोन एज पाल्मिटिक एसिड। तो व्हाट इज पाल्मिटिक एसिड? इट इज एन एसिड व्हिच हैज 16 कार्बन। ये नीट आपसे पूछता है। क्लियर है? यो मैम। नहीं लिखेंगे, अभी रुकेंगे, अब इस पे आते हैं हम लोग। तो अब मुझे बताओ, पिक्चर नंबर बी देख के बताओ कि कितने कार्बन है? 22 कार्बन, 19 कार्बन और ये 20 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन भी 20 है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन वुड बी 20। अब इसी पिक्चर को अगर मैं लिख दूं CH3 CH2 और इसी को मैं 18 कर दूं COH, तो मैं कह सकती हूँ ना, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दिस इज एन आर, दिस इज एन फैटी। सो ये वाले फैटी एसिड को हम बुलाते हैं एरिक्टियोनिक एसिड। एक सेकंड, तो इसको हम बुलाते हैं एरिकडोनिक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन क्या आता है नीट में, मैंने क्यों कराया ये, सिर्फ यही 2 क्यों कराया? और भी बहुत होते हैं, मैंने ये 2 इसलिए कराया क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। अब आप एनसीईआरटी में पेज खोलो जहां पर ऐसे सारे डायग्राम बने हैं। एक पेज है ना जिसमें सारे ऊपर अमीनो एसिड है, फिर लिपिड्स है, सबसे नीचे न्यूक्लिक एसिड है, मिले डायग्राम बने हैं। सेकंड थर्ड पेज है इस चैप्टर का, बायोमोलिक्यूल्स, मिला आपको? यो मैम। उसके लेफ्ट साइड पे पेज देखो, आई थिंक ज्विटरैन बना है, उसके नीचे आपको मिलेगा पाल्मिटिक एसिड एंड एरिकडोनिक एसिड। देखो मिला? ढूंढो यो पेज नंबर 145 145 मिला सब बच्चों को? बेटे इन दोनों को अंडरलाइन करो, नीट से आपसे पूछता है किसमें 16 कार्बन है, किसमें 20 कार्बन है। सिर्फ तुम्हें 2 ही करने हैं, एरिकडोनिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। ठीक है,
एरिकडोनिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड पहले आएगा। ए सबसे अल्फा, ये बड़ा नाम लगता है मुझे, ऐसे याद है। एरिकडोनिक एसिड से सबसे ज्यादा कार्बन इसमें 20, 16 और 17 में कंफ्यूजन रहती है, वो 17 ऑप्शन में देते हैं, 16 आंसर इसका। टू से मैम हाँ एडोनिक एसिड तो प्रेजेंट एसिड तो दिया ही नहीं है उसमें बुक में। सॉरी बेटा, एडोनिक एसिड तो बुक में दिया ही नहीं मैम। नहीं दिया हुआ, पैल्मिटिक दे रखा है। यस मैम। पाल्मिटिक यस लिख मैम। के एरिकडोनिक यहाँ पे अपने नोट्स में मेंशन कर ले, ठीक है। यो तो मैम। दे रखा होगा, फिर मेरे पास शायद ओल्ड बुक में होगा, मेरे को यहाँ तक याद है एरिकडोनिक होना चाहिए। पर ये लिखो, ये क्वेश्चन दोनों से कंपेयर करके पूछता है। पाल्मिक नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों से क्वेश्चन आता है, लिख लो। दो क्यों रहे हो बे? दोनों है मैम इसमें। मेरे को भी यही लग रहा है, दोनों है, मेरे को भी ऐसे ही याद है। यहाँ पे वाली है शायद। उस पे देखो। चलो अभी तो मुझे भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने, हाँ ये है तो एरिकडोनिक एसिड। ज्यूटेरान जो पिक्चर है उसके नीचे 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन पे लिखा है यार, एरिकडोनिक एसिड है। यस मैम, फॉर एग्जांपल करके लिखा है। आपको ये पैरा मिला, लिपिड्स आर जनरली वाटर इंसॉल्युबल। यस मैम मिल गया है। मैं फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है पाल्मिटिक एसिड एंड एरिकडोनिक एसिड, मेरे से मुक्का मुक्का मत खा लेना। यस मैम मिल गया है। हम्म, मैम हम स्ट्रक्चर के लिए बोल रहे थे क्योंकि उसका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है और दूसरे का बना हुआ है तो बोल थूरी रहे की थे। बात कर रही थी मैं, माता थूरी की। थूरी थूरी अंडरलाइन कर लो उसको, ठीक है, 4 नंबर है वो। अब इसको नोट डाउन कर लो, चलो मेरा पागल बनाने के बाद नोट डाउन कर लो। हाँ रिया, हाँ सोशल वर्क बंद करो और नोट डाउन कर इसको। ओके जी, डन। हाँ जी मैम डन। नेक्स्ट, अब फैटी एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। वो वाले मॉलिक्यूल जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनको क्या बुलाते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तुम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। वो केमिकल फॉर्मूला जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो उसको क्या बुलाते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो रहा। ये कैसे याद सिंगल रखेंगे, बॉन्ड होता है ओनली। कैसे याद रखेंगे, देखो हम बोलते थे ना एंजाइम सैचुरेट हो जाते हैं। सैचुरेट का क्या मतलब था उस केस में, वहां पे कुछ और मतलब था। हम उधर ऑक्युपाइड था। ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाई हो जाते हैं ना। अगर एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाई हो जाता है तो आप उसको कहते हैं सैचुरेट ना। यो मैम। सैचुरेट का मतलब होता है कि जब मैं फुल्ली ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। तो एक एक इंसान को एक, अच्छा कैसे एग्जाम्पल क्या ले, अगर रिया है तो रिया को, अगर एक है हमारे पास रिया, अगर रिया को एक भी बेस्ट फ्रेंड मिल जाए तो बहुत है ना उसकी जिंदगी के लिए। 1000 लोगों से बातें करके एक इंसान से बहुत होते हैं ना। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनको 2 या 3 लोगों की जरूरत नहीं है, वो एक के साथ खुश है।
तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, तो सैचुरेटेड से याद रखना, आई एम सैचुरेटेड, मैं अपनी जिंदगी में सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मेरे पास एक ढंग का दोस्त है। ठीक है, एक से याद रखना। यो मैम। अनसैचुरेटेड मतलब है जो खुश नहीं है, तो उनको कम से कम 2 या 3 दोस्त तो चाहिए। तो जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। क्लियर? यो मैम। I'll give you homework. Homework would be कौन से ज्यादा अच्छे ऑयल्स होते हैं? Which oils are better हमारे लिए, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? ठीक है, कल पता करके आना। ओके, यो मैम। चलो आगे चलते यो मैम। आगे चलते हैं। अब हम पीछे जा रहे हैं। देखो हम कहाँ थे, हम लोग थे लिपिड्स में। 3 टाइप ऑफ लिपिड्स थे, सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड। सिंपल को हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने पढ़ा है फैटी एसिड। फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें एक आर ग्रुप होता है और उसके साथ COOH लगा हुआ होता है। ठीक है, ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों टाइप के होते हैं। अब हम जा रहे हैं सेकंड कैटेगरी, दैट इज ग्लिसरॉल। ठीक है, तो अब ग्लिसरॉल को पढ़ेंगे। तो ग्लिसरॉल का क्या फॉर्मूला था, दूसरा नाम क्या था उसका? ट्राई हाइड्रोक्सी पेंटेन नहीं था, प्रोपेन था। प्रोपेन ही बोला। प्रोपेन नहीं, पेंटेन सुना है मुझे, किसी ने तो बोला। ठीक है, तो 3 सी, मैं सिर्फ सी बना रही हूँ। ठीक है, HH नहीं बना रही, कंफ्यूजन होती है। तो 3 ग्रुप हो गए प्रोपेन के। ठीक है, और 3 OH ग्रुप लग गए, तो दिस इज अ ग्लिसरॉल। राइट, ये हुआ ना ग्लिसरॉल? यो मैम। मैनी लिपिड्स है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अब बहुत सारे ऐसे लिपिड्स होते हैं जिसमें ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी होता है। तो अगर मैं एक ग्लिसरॉल बना दूं, ध्यान से देखना, ये ग्लिसरॉल है मेरा जो नॉर्मल ग्लिसरॉल था, और मैं क्या करूं, इसमें यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप है, और एक जगह मैं डाल दूं फैटी एसिड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ग्लिसरॉल प्लस एक फैटी एसिड। राइट, तो इसमें ग्लिसरॉल कितने हैं बेटे? व्हाट इज ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल क्या होता है, 3 ग्रुप हो जाए और एक प्रोपेन हो जाए, यही बोलते हैं ना, है ना? तो ये पूरा मॉलिक्यूल पहले तो एक ही ग्लिसरॉल था ना, ये एक ही ग्लिसरॉल था जब मैंने इसको OH लिखा ना। तो मैंने कहा था एक ग्लिसरॉल है मेरे पास, तो मैं येलो से ही लिख लूं, तुम्हारे कलर से लिख लूं। ध्यान से सुन लो, अभी कोई लिखना मत। एक ग्लिसरॉल है, ये समझने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने एक जगह पे फैटी एसिड लगा दिया। तो कितने फैटी एसिड है? एक फैटी एसिड। एक फैटी एसिड। तो अगर एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड हो तो आप उसको कहते हैं मोनोग्लिसराइड। यो मैम। अच्छा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ही तो होते हैं ना, ग्लिसराइड। ये यो करा था हमने पहले। नेक्स्ट करते हैं। अभी देखो ध्यान से देखना, 1 2 3 प्रोपेन। ठीक है, ऐसे मैंने ग्रुप बनाया, एक OH लिखा, लेकिन अब मैंने क्या किया, 2 जगह फैटी एसिड लगा दिए। तो अब मुझे ये पिक्चर देख के बताओ, तुम्हें प्रोपेन से काउंट करना है, तो कितने ग्लिसरॉल है 1। बेटा? ये देखना, ये एक ही प्रोपेन है ना अभी तक, तो ये तो एक ही ग्लिसरॉल हुआ ना, मैंने कहा ना इसे काउंट करना है। तो ये और कितने फैटी एसिड है? 2 फैटी एसिड। 2 फैटी एसिड है। ऐसे वाले ग्लिसराइड को हम क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड। ठीक है, अभी रुको, इससे क्वेश्चन आएगा जो लास्ट अब मैं कराने वाली हूँ, उससे क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखेंगे सारे। ये मैंने बना दिया 1 2 3। ठीक है जी, और अब आई कैन सी कि यहाँ पर कितने फैटी एसिड है, 1 फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड। तो कितने ग्लिसरॉल? 0 बेटा प्रोपेन है ना, प्रोपेन लिखा हुआ है ना, OH को बस इसी करा है ना। सारे चुप करो यार, तुम कंफ्यूज कर रहे हो एक दूसरे को, सब चुप करो। बेटा ग्लिसरॉल क्या होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन तो अभी भी लगा हुआ है ना, बस OH ग्रुप को आप रिप्लेस करते जा रहे हो। तो ये ग्लिसरॉल तो है, ग्लिसरॉल में फैटी एसिड ऐड करोगे। अगर तुम 2 मॉलिक्यूल को मिला रहे हो तो कुछ तो बाहर निकालोगे ना, पानी वानी बाहर निकालते हो ना हर बार। तो आप ये रिएक्टिव ग्रुप को रिएक्ट करा रहे हो, लेकिन है तो ये ग्लिसरॉल ही ना। अभी भी आपको प्रोपेन तो दिख रहा है ना, पूरा थोड़ी रिप्लेस। तो एक ग्लिसरॉल ये ग्लिसरॉल है, प्लस कितने फैटी एसिड है? 3 एसिड। पापा क्या बुलाएंगे? ट्राइग्लिसराइड। तो एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है तो, एक ही बात है ये।
ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड में 3 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड नहीं होते, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, ग्लिसरॉल हमेशा एक ही रहता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। नीट में ये क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं इसमें ग्लिसरॉल कितने हैं, तो ग्लिसरॉल 1 है, फैटी एसिड 3 है। समझ आया? यो मैम। तो आप कुछ मत करो, ये वाला बना लो नीचे, ऊपर लिखो हेडिंग ग्लिसरॉल और फटाफट से ये तीनों बना लो, क्वेश्चन आता है इससे। मैम हम्म, ये कौन सा टॉपिक है? ग्लिसरॉल, लिपिड्स। लेट ज्वाइन करा? यस मैम। लिपिड चल रहा है, लिपिड्स, उसके अंदर एक ग्लिसरॉल टॉपिक चल रहा है। हमने इससे पहले प्रोटीन एंड एंजाइम कर लिया है ना? इससे पहले हम लोगों ने प्रोटीन कर लिए, एंजाइम कर लिए, न्यूक्लिक एसिड्स कर लिए, मेटाबॉलिज्म कर लिया, अब लिपिड कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट करेंगे। ओके मैम। आज एक्स्ट्रा क्लास है। डन बेटा? यस मैम। यो मैम। ग्लिसराइड में आपको इतना ही पढ़ना था, ग्लिसरॉल में भी आपको इतना पढ़ना था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। ओके, यो मैम। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, पीछे जा रही हूँ मैं, कंपेयर कर करके बता रही हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। देखो, लिपिड्स 3 टाइप में डिवाइड करे थे, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, डिराइव। सिंपल लिपिड में सबसे पहले फैटी एसिड हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ग्लिसरॉल, जिसका एक और नाम होता है, उस नाम को सही से पढ़ा, फिर हमने ग्लिसराइड पढ़ी। तो हमने देखा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को हम कैसे मिलाते हैं, तो ग्लिसराइड बनते हैं, मोनोग्लिसराइड बनते हैं, डाइग्लिसराइड बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। राइट? क्लियर? ये कॉन्जुगेटेड लिपिड, बहुत तरीके के कॉन्जुगेटेड लिपिड होते हैं, लेकिन आपको वो करना है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, और उसकी फोटो भी है। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स कुछ नहीं होते, बस लिपिड होते हैं जिनके साथ कोई नॉन लिपिड पार्ट भी है। अब तुमको याद है जब एंजाइम पढ़ा था, तो हमने एक वर्ड पढ़ा था, होलो एंजाइम। याद है किसी को? यस मैम। होलो एंजाइम इज नथिंग बट एंजाइम जिसमें एक पार्ट प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन है। हाँ, कुछ कुछ वैसा नहीं है ये देखने में, लिपिड एंड नॉन लिपिड। यस मैम। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आर नथिंग बट लिपिड एंड नॉन लिपिड पार्ट, राइट? ये होते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड। अब इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है व्हिच इज नोन एज फॉस्फोलिपिड, और इसी को हम बुलाते हैं लेसिथिन, इसी की टाइप है लेसिथिन। ठीक है, फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? कुछ नहीं, ये मेरा लिपिड मॉलिक्यूल है। देखो, कुछ मैंने ऐसे बना दिया, लिपिड की बाई लेयर बना रही हूँ, दिख रही है आपको? ये एक लिपिड है, ये एक लिपिड। सो दिस इज लिपिड। लिपिड का जो हेड होता है उसको पानी पसंद होता है, और इस हेड पे तुम कुछ मत करो, फॉस्फेट ग्रुप लगा दो। ठीक है, तो अगर इस हेड पे तुम फॉस्फेट ग्रुप लगा दोगे, तुम इसको क्या बुलाओगे अब? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड की एक कैटेगरी होती है जिसको हम बुलाते हैं लेसिथिन, यानी कि लिपिड होगा, उसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, और उसके साथ एक और कोई मॉलिक्यूल लगेगा जिससे इसका नाम लेसिथिन हो जाएगा। राइट? यो मैम। राइट, तो अब हमें वो ग्रुप देखना है कि और क्या मैं लगाऊं कि इसका नाम मैं लेसिथिन कर दूं। ठीक है, तो लेसिथिन क्या होता है? कुछ नहीं, आपके जैसे ये सेल है, तो दिस इज माय सेल। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि एनिमल सेल है ये, तो हम अभी ये जुओलॉजी का पार्ट है ना, तो हम एनिमल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो जब मैं इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में बड़ा करूंगी, तो मैं देखूंगी लिपिड की बाइलेयर है। मैं कह रही हूँ मेरे पास कौन से लिपिड आते हैं, ये ना सेल वाले चैप्टर से कंबाइन होता है क्वेश्चन। तो हम कहते हैं हमारे पास जो लिपिड बाइलेयर है वो किससे बनी होती है? हम कहते हैं ये कुछ नहीं होती, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। अगर आप थोड़ा सा भी और ज्यादा पढ़ोगे तो यू विल से कौन सा फॉस्फोलिपिड, एक्चुअली इट इज अ लेसिथिन। विच काइंड ऑफ फॉस्फोलिपिड? इज ए लेसिथिन काइंड ऑफ ए फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है। राइट? तो वो होता है कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। तो हम कह सकते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? कॉन्जुगेटेड लिपिड से बनी है। ठीक है, यो मैम। अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कैसा दिखता है। चलो, इतना पार्ट लिख लो फटाफट, देखो लिखो, देखोगे तो याद रहेगा, इतना कुछ है भी नहीं है ये, तो सही है। हम लास्ट वाला एक्सप्लेन करना। इसे लिख, मैं बताती हूँ।
अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। दोबारा इस पे लेके आऊंगी, फिर ना समझ आए तो बताइए, ठीक है। प्रिया की डीपी बहुत प्यारी है। मैम आपने बोला कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उनके साथ एक और ग्रुप लगेगा, तो उसे हम लेसिथिन बोलेंगे। जो आपने फिर दूसरा स्ट्रक्चर बनाया उसमें आपने फॉस्फोलिपिड और लेसिथिन को साथ में क्यों लिखा है? फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ना हमारे, एक लिपिड का मॉलिक्यूल, उसके ऊपर फॉस्फेट लगा तो हम उसको जनरली फॉस्फोलिपिड बोल देते हैं। फॉस्फोलिपिड की बहुत सारी टाइप होती है, तो फॉस्फोलिपिड के पास ही हम एक और ग्रुप लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं कॉलिन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बुलाने लग जाते हैं लेसिथिन। तो हमारी जो, हमारे पास अगर हम बोले, एक नॉर्मल वर्ड है, अगर मैं बोलूं मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, बोलूं हाँ सेल मेम्ब्रेन है, बोलेंगे मेरी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, एक जनरल इंसान बोलेगा लिपिड से बनी है। मैं बोलूं और साइंटिफिक बनाओ, तो तुम बोलोगे फॉस्फोलिपिड से बनी है। मैं बोलूंगी और साइंटिफिकली बताओ, तो तुम बोलोगे मैम लेसिथिन से बनी है। तो फॉस्फोलिपिड और लेसिथिन को एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, सेम सेम, ठीक है। लेकिन जब हम बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो फॉस्फोलिपिड की एक टाइप होती है लेसिथिन, ठीक है। ओके मैम। तो जब तुम बायो में अगर किसी हेल्प बुक से उठा के पढ़ोगे तो ये तुम्हें ज्यादा डीप में मिलेगा। जनरली सेल वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें फॉस्फोलिपिड बोलेंगे सिर्फ, राइट। डन। उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि आपने सीधा क्यों लिख दिया फॉस्फोलिपिड को स्लैश करके, अगर दो अलग चीजें हैं। क्वेश्चन अच्छा था उसका, गुड। नाउ फॉस्फोलिपिड्स की बात कर रहे हैं, तो मेम्ब्रेन जो हमारी होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्राइमरीली कंपोज होती है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड्स की हम बात करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, उसको सिंपल करते हैं। तो फॉस्फेट के पास अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक कौन सा होता है? अंदर वाला। वाटर लविंग हाँ, गोल। हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लेविन। हाइड्रोफोबिक होता है जिसको डर लगता है, फोबिक मतलब डर लगना। ये टेल जो होती है उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफोबिक। हाँ। ये अब हाइड्रोफिलिक साइड पे आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, तो हम फॉस्फेट ग्रुप बना देते हैं। फॉस्फेट ग्रुप हम कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं करते, हम एक फॉस्फेट लिखते हैं, उसके आसपास 4 जगह छोड़ते हैं, ठीक है। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अटैच करते हैं, 3 हाइड्रोजन के। मैं उनमें से कुछ नहीं बना रही क्योंकि हमें जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो मैं बस इतना बना रही हूँ, ये मेरा फॉस्फेट ग्रुप है, मुझे ये अटैच करना है। इसके अलावा मुझे एक और स्ट्रक्चर याद रखना है, अगर मुझे लेसिथिन बनाना है तो वो जो लेसिथिन के साथ एक मतलब फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक और स्ट्रक्चर ऐड होगा जिससे लेसिथिन बनेगा, उस स्ट्रक्चर का नाम है कॉलिन। कैसे बनता है वो? 2 कार्बन का है, CH3 CH2 और N के साथ फिर CCC। तो कैसे याद कर सकते हो अगर तुम्हारा मन है तो? अगर तुम कंफ्यूज होते हो तो कैसे पहचानोगे, क्योंकि तुमको ड्रॉ करने के लिए तो आएगा नहीं, तुमको क्या आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कैसे याद रख सकते हो कि जिसमें कॉलिन वो वाला स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे सीसी है, मैनी सीज। देखो ना, 1 2 3 4 5 5 कार्बन दिख रहे हैं तुमको यार, तो बहुत सारे कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, राइट। ऐसे याद रख सकता है। यो मैम। इसको फटाफट लिखना, अंडरलाइन लाइन और ये दोनों वर्ड। तुमको बनाना आ गया तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे। फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। मैम क्लोरीन जो है वो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच किया जाता है ना? बेटा तेरी आवाज नहीं आई, कट गई क्या? मैम जो क्लोरीन बनाया ना आपने नीचे, कॉलिन, क्लोरीन नहीं है, कॉलिन है। क्लोरीन। हाँ, फॉस्फेट के साथ अटैच करते हैं। यस यस यस, करेक्ट। चलो बनाए मॉलिक्यूल, आइए। यो मैम। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लो 3 कार्बन प्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन आप लिए, अब इसके साथ आप लगा दो कौन सा ग्रुप? COO लगाओ, इसके साथ CO ग्रुप ऐसे लगाओ, बीच में O, बीच में हो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। बनाया इतना? यो मैम।
एक जगह से रिप्लेस कर दो और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, क्योंकि फॉस्फेट लगता है ना, तो ये आप हाइड्रोजन बना रहे हो, यहाँ पे आपने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, बना लिया फॉस्फेट ग्रुप। अब इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ आप कुछ मत करो, कॉलिन ऐड कर लो, CH2 नाइट्रोजन, उसके साथ 3 CH3 मॉलिक्यूल। सो इस स्ट्रक्चर को अलग कलर से बना दिया ना मैंने, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? लेसिथिन। कोलिन ओ बेटा, लेसिथिन लेसिथिन, समझ आया? याद स्ट्रक्चर को बोलेंगे आप लेसिथिन। यस, दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ कॉलिन, तुमको यही चीज याद रखनी है, ओके। क्यों ये मैम? अब मेरे को बताओ, इतना लिखा? यो मैम। मेरे को बताओ, अगर मेरे पास लिखने की जगह की कमी हो तो यही स्ट्रक्चर अगर मैं ऐसे लिख दूं, वैसे तो केमिकल स्ट्रक्चर्स आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरे बुक में लेट से मेरे पास कॉपी में कमी है तो मैं ऐसे कर दूं कि इस ग्रुप को मैं ऐसे लिख दूं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो गलत तो नहीं होगा? नो मैम। राइट। मैम अब एनसीईआरटी देखो ऐसे बना हुआ है, यस मैम। क्या लिखा नीचे? क्या लिखा है? किसका नाम, क्या स्ट्रक्चर का नाम है? फॉस्फोलिपिड, ब्रैकेट में लेसिथिन लिखा होगा। यो तो जो स्ट्रक्चर तुमने कॉपी में बनाया उसको उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया, क्योंकि स्पेस की कमी है वहां। यही स्ट्रक्चर है, बस वहां पे थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। तो तुम उसको कैसे पहचानोगे? एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर में ही कर लो। इस चीज को पेंसिल से ऐसे डब्बा बना लो, ऐसे बनाओ ताकि तुम ये स्ट्रक्चर पढ़ भी पाओ, पेंसिल से बनाओ और नीचे लिख दो कॉलिन। तो तुमको ये स्ट्रक्चर कैसे पहचानना है? कॉलिन से। जहां तुम्हें कॉलिन मिलेगा वहां तुम समझ जाओगे दिस इज अ लेसिथिन, क्योंकि कॉलिन और तुम कहीं नहीं पढ़ोगे। समझ आई बात? हाउ टू आइडेंटिफाई? यो ठीक है, चलो डन। एनसीईआरटी में कर लो अंडरलाइन, फिर टाइम नहीं मिलेगा। कौन से पेज नंबर पे था? 145। पेज नंबर 140। चलिए आगे चलते हैं। यही वाला स्ट्रक्चर है, मैम। तो बस मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं इतने पार्ट को ऐसे ऐसे पेंसिल से करके, रफ सी पेंसिल से करके लिख दूंगी दिस इज नथिंग बट अ कॉलिन, और इसकी मदद से मैं हमेशा पहचान जाऊंगी कि यार ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है। ओके जी, चलिए। और हम याद रखेंगे बेटा, यहाँ पे आर ग्रुप, ये एक आर ग्रुप है और ये दूसरा आर ग्रुप है, तो R1 एंड R2 आर डिफरेंट आर ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट कार्बन ग्रुप्स है। हो सकता है ना किसी स्ट्रक्चर में मुझे ढूंढने के लिए आए और वहां पे लिख दिया R1 तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो याद रखना, तुमने स्ट्रक्चर में नोट किया था कि 2 अलग अलग आर लिए। जब भी केमिकल स्ट्रक्चर देखो तो ध्यान से देखना चाहिए। क्लियर? मैम। आगे चलते हैं। अब आते हैं ड्राइव लिपिड। ड्राइव लिपिड्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द टाइप ऑफ लिपिड्स जो लिपिड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, पर एज सच लिपिड्स नहीं होते हैं। दे आर नॉट फैटी एसिड या ग्लिसरॉल से मिलके बने हैं, बट ये लिपिड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब लिपिड की बहुत सी प्रॉपर्टीज है जिस जो तुमने पढ़ी है, दैट इज कि वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। तो डेराइव लिपिड्स भी वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं, लेकिन फैटी एसिड ग्लिसरॉल वाला स्ट्रक्चर नहीं होता इनका। तो डेराइव लिपिड्स में जो 2 एग्जांपल्स होते हैं, दैट इज कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल आप थोड़ा सा पढ़ते हो, जब आप सेल वाला चैप्टर पढ़ते हो ना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप अपनी सेल मेम्ब्रेन में पढ़ते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, मैं बस एक इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, जब सेल कराऊंगी तब हम कभी करेंगे डिटेल में, कि जब हम ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी बनाते हैं लिपिड बाइलेयर की, तो हम कहते हैं सर्दियों में, अगर सर्दियों में हर एक चीज जमती है ना, तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल जम क्यों नहीं जाते? हमारी स्किन जमती तो नहीं, अभी भी फ्लेक्सिबल है ना, है ना, और गर्मियों में पिघलती भी नहीं है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एक्चुअल में इसके बीच में छोटू सा मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। आई होप आप लोगों ने सुना हो। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? आपकी सेल मेम्ब्रेन को ना जमने देता है ना उसको पिघलने देता है, तो बेसिकली फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखता है आपकी सेल मेम्ब्रेन की। तो कोलेस्ट्रॉल इज ए इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बहुत यूज है बॉडी में, राइट।
कोलेस्ट्रॉल बहुत जगह काम आता है, तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। जो अननेसेसरी कोलेस्ट्रॉल आ जाता है हमारी बॉडी में वो प्रॉब्लम देता है, ठीक है। अब डेराइव लिपिड में कोलेस्ट्रॉल होता है और एक स्टीरॉइड। स्टीरॉइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक डायग्राम आएगा, वो आपको पहचानना होगा। स्टीरॉइड्स भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अगर कोई बाहर से ले लेता है, जैसे हमने सुना कि बॉडी बिल्डिंग में या ऐसी किसी एथलेटिक एक्टिविटी में लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं। स्टीरॉइड्स का नेचर क्या होता है कि ये ना, अगर जैसे कोई बाहर से स्टीरॉइड्स ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये सेल है मेरा, तो स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, कभी भी सेल के रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करते। ये मेरा सेल है, सेल के अंदर ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक डीएनए मैम। यस। अगर स्टीरॉइड होंगे ना, स्टीरॉइड्स पता है क्या करते हैं, स्टीरॉइड सीधा सेल के अंदर एंटर करते हैं और डीएनए के साथ जाके कंबाइन करते हैं। इनका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अगर कोई स्टीरॉइड लेता है ना, तो स्टीरॉइड से अगर वो वेट पुट ऑन कर लेना, ऐसे नहीं जाता वेट, बहुत टाइम लगता है उस वेट को वापस जाने में। तो आपने कभी नोटिस, अगर आप किसी को भी ऐसा जानते हो जो स्टीरॉइडल मेडिसिन पे है, आप देखोगे उसका सडनली वेट पुट ऑन हो जाता है या एकदम से गिर जाता है, यो उस यो इंसान मैम। को लगता है हील होने में। क्यों? क्योंकि मेडिसिन सेल के अंदर डीएनए तक गई है, इसका इफेक्ट लॉन्ग होगा ना। तो स्टीरॉइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, हल्के में नहीं लेना चाहिए इसको। अगर स्टीरॉइडल मेडिसिन कोई लगाता भी है स्किन पे, जैसे हमारी बॉडी में स्टीरॉइड कहाँ होते हैं, फीमेल बॉडी में कौन सा हार्मोन है जो स्टीरॉइडल है, एस्ट्रोजन। और मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन। तो अगर जैसे एस्ट्रोजन वाली ना ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, जैसे क्रीम लगाते हैं ना, और ऑइंटमेंट भी आते हैं, मेडिकल कंडीशन में दिए जाते हैं। तो अगर इसको हम बेयर हैंड से, मान लो मेरे को किसी को अप्लाई करना है और मैं बेयर हैंड से अप्लाई करने लग जाऊं, तो वो स्टीरॉइड मेरे सेल्स के अंदर भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल तो है ना मेरी स्किन पे, तो सेल के अंदर वो कॉन्टेक्ट में आएगा और उसके डीएनए तक चले जाएगा, तो उस स्टीरॉइड्स का मेरे ऊपर भी इफेक्ट हो जाएगा। तो स्टीरॉइड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। तो ये भी होते हैं क्या है, डिराइव लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड्स थोड़ा याद रहेगा, डिराइव लिपिड में यो यो। कभी कभार कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है तो भी इफेक्टिव होता है, अगर डिक्रीज हो जाए तब भी वो हार्मफुल ही होगा। कोई भी चीज हाँ एक नॉर्मल लेवल से नीचे जाएगी तो हार्मफुल होगा। जैसे स्टीरॉइड से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनते हैं, अगर बॉडी में स्टीरॉइड की कमी होगी तो एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी ना मेरे शरीर में, यो यो मैम। तो मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। इसलिए अगर कभी भी किसी को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर हार्मोनल टेस्ट बोलते हैं ना, तो वो हार्मोनल टेस्ट में देखना चाहते हैं कि कौन सा हार्मोन ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि हमारी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उस पर। तो स्टीरॉइड हार्मोन्स का असर ज्यादा फीमेल की बॉडी पे होता है, क्योंकि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल उस पर चल रही होती है ना, वो पूरी बिगड़ जाती है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड्स हो गया। अब अगर आप देखो ये वाली पिक्चर, तो पेज नंबर कौन सा है आपका, 145 पे कोलेस्ट्रॉल है। अब इसका आपको ना डायग्राम लेबल मतलब पहचानने के लिए आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन आ सकती है। देखो बाहर से तो जितना मर्जी पेपर आ सकता है, पहले आप पूरी एनसीईआरटी प्रिपेयर कर लो। कायदे से एनसीईआरटी प्रिपेयर करोगे तब भी 300 तक आराम से स्कोर जाता है बायो में, लेकिन एनसीईआरटी आनी चाहिए सॉल्व करनी। तो अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया तो कैसे करोगे। अब कोलेस्ट्रॉल किसी भी तली हुई चीज में होता है, यो यो मैम। तली हुई चीजों में क्या होता है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हम कहते हैं ना उसमें बहुत ज्यादा लिपिड होता है, ये आपकी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है ना, ड्राइव लिपिड्स होते हैं। तो अगर आप कोई भी बहुत ज्यादा तले तले समोसे खाओगे तो कैसे बैठोगे, ऐसे सीधे होकर बैठोगे या फिर आप ऐसे पूरा लेट के टेबल पे पैर रख के बैठोगे बहुत सारा खाने के बाद, लेट के टेबल पे पैर रख के, है ना। फिर उसके बाद चप्पल खाओगे घर वालों से हाँ खाओगे तो कोई सच तो है, राइट। तो कैसे याद कर सकते हो साइंटिफिकली, बायोमोलिक्यूल्स तो तुम्हें केमिस्ट्री में भी आता है, तो तुमको ऑलरेडी ये काफी हद तक आता होगा। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि बायो में अगर डायग्राम आया तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो देखो पहले तो इसे लेबल इसके देख लो रिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5th 5 रिंग्स है इसमें। 5वां रिंग खुला हुआ है, जैसे 2 पैर लगे हुए यहाँ पे, 2 लेग्स फैला के रखी है ना, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि यार ये कोलेस्ट्रॉल है। याद करने का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल मैं इस 2 लेग से आराम से पहचान लेती हूँ, और 5 रिंग होते हैं, 5 रिंग काउंट करती हूँ मैं, ठीक है। तो 5 रिंग काउंट करके और 2 लेग से आप पहचान सकते हो कि दिस इज अ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। अभी इस चैप्टर में बेशक ही इजी लग रहा है, लेकिन जब ये आगे वाले चैप्टर से कंबाइन हो जाएगा तो बहुत सारे डायग्राम्स हो जाते हैं, तो आइडेंटिफाई करने आने चाहिए ना। तो आइडेंटिफाई तभी करने आते हैं जब हम उसमें भेदभाव कर पाए, उसको देख के समझ पाए कि किस चीज से मैं इसे पहचानता हूँ, ठीक है। तो कोई चेक पॉइंट रखना होता है, जैसे आप इतने कभी कहीं रास्ते में जाते हो, आपको पहचानना है कि कौन सी गली से मुड़ना था, तो क्या देखोगे, कोई आसपास पॉइंट देखोगे ना कि यार यहाँ पे ये चीज हमें मिलती है, इस कलर का घर है, या यहाँ पे कोई पार्क लगता है, या यहाँ पे कोई दुकान है।
वैसे ही डायग्राम्स को याद करने का तरीका होता है कि आप उसमें कोई चेक पॉइंट ढूंढ लो जिससे तुम पहचानोगे। तो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल पहचानना कि उसमें पांच क्या होते हैं, रिंग्स, और पांचवें रिंग पे 2 टांगे निकली हुई। तो ऐसे कोलेस्ट्रॉल याद रहेगा। क्लियर? यो मैम। इसी को अपनी एनसीईआरटी में ऐसे ही लिख लो तो तुमको याद रह जाएगा। वही लेबल कर लो। कॉपी में क्या बनाओगे जब एनसीईआरटी पढ़ी है सामने? Then? यो मैम। यो मैम। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिपिड से रिलेटेड है। दिस इज पाल्मिटिक एसिड। कितने कार्बन का होता है? 16 कार्बन। नीचे इसी के नीचे लिख ले 16 कार्बन। दिस इज ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का दूसरा नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो इसी के नीचे मैं नाम लिखूंगी ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसी के नीचे लिख ले, याद रह जाएगा। ट्राई का मतलब 3, हाइड्रोक्सी का मतलब है OH और प्रोपेन का मतलब है CCC। मैं कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ पे इन्होंने लिखा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब है 3 फैटी एसिड लिखने हैं हमको यहाँ पे, है? ग्लिसरॉल कितने? वन ओनली। एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, है ना? एसिड्स। तो हमें याद रह जाएगा। यो मैम। ठीक है, तो इसी के नीचे लिख लो। इसी से 3 क्वेश्चन निकलते हैं। एक्चुअल में ये पूछते हैं ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मूला, ये पूछ लेते हैं कि कितने ग्लिसरॉल है, ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल के बारे में पूछते हैं, उसका साइंटिफिक नेम, ये एक 4 मार्क का क्वेश्चन है। और पाल्मिटिक एसिड एंड एरिकिडोनिक एसिड के कंपैरिजन पूछ लेते हैं कि किसमें कितने कार्बन है, तो ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। तो अकेला डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर दिया लेबल? यो मैम। ठीक है, यो मैम। अब हम 11th की बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया 11th का। यो मैम। बहुत पहले कर दिया था हमने। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यो मैम। यस। यो उसके बाद हमारा तीसरा हो गया एनिमल किंगडम। यो मैम। चौथा हमारा आज हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स। यो मैम। अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ? अब हम मूव करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ। ठीक है, यो मैम। टारगेट रहेगा वो रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले सारी ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो जाए। बहुत साइकिल वाला चैप्टर भी हो गया है। सेल साइकिल भी हो गया है 5th चैप्टर। ओह हाँ, यस हाँ, सेल साइकिल। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, राइट? यो ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मंडे आ रहा है, हम इन चैप्टर को क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, आगे भागने से कुछ होगा नहीं, हमें अपनी रिवीजन को स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि हम भूलते चले जाते हैं, है ना? तो हम लोग इसको क्विकली अब रिवाइज करेंगे। लिविंग वर्ल्ड, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, इसको रिवाइज करेंगे। फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है सबको? यो मैम। तो आपका जो मंडे को होगा, क्योंकि मेरे को पता है आपके मैक्सिमम बच्चों के पेपर है मंडे को, तो आप उससे पहले तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन मंडे को मैं लिविंग वर्ल्ड रिवाइज करूंगी। जस्ट डू वन थिंग, क्लास में आने से पहले सिर्फ अपने नोट्स दिखाना। ठीक है, आई अंडरस्टैंड तुम्हारा प्री बोर्ड है तो पढ़ पाओगे, पर एटलीस्ट नोट्स दिखाना। और जिन बच्चों के पास टाइम है वो अच्छे से क्वेश्चन लगाया ना। तो हम लिविंग वर्ल्ड को क्विकली रिवाइज करेंगे, और लिविंग वर्ल्ड के बाद आई थिंक टाइम बच भी जाएगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, राइट? पहले हम रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हमारा बोर्ड से पहले 11th का पूरा जूलॉजी और 12th हमारा हो रखा है। बोर्ड्स के टाइम पे तुम दोबारा रिवाइज करोगे तो खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास बायोलॉजी में बहुत एज होगा कि आपका लगभग 70% सिलेबस खत्म होगा। देन हम उम्मीद कर सकते हैं ना कि आप 250 से ऊपर स्कोर लाओगे, है ना? यो मैम। चलोगे तभी तो बात बनेगी, राइट? ओके, चलो मैंने पोल स्टार्ट किया, लेट्स डू द पोल एंड देन यू कैन गो।